Hello students, I am Vivek Pankade and we are studying statistics for economics. In that we are studying presentation of data chapter. Diagrammatic presentation, we have already covered two things. One is bar diagram and one is pie chart. Yes, circular diagram and bar diagram. So those were the geometrical representation or geometrical forms. From today we are going to start the frequency diagram. Now this is the next type. In our very first video, we made a chart here, flow chart. In that, this was the second type of which we are going to study few further types like histogram and others. So what is frequency diagram? देखो अभी तक जो आपने जैसे बार डायग्राम बनाया था, तो आपने कहा था कि जिसकी 11 मार्क्स हैं उसका एक बार, 2012 का एक और बार. तो ये जो डिस्क्रीट वाली वैल्यूज थी, जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. डिस्क्रीट जो अलग अलग वैल्यूज थी उनका अलग अलग प्लॉट आपने बनाया और हमने देखा कि कैसे बनाया जाता है. लेकिन हर बार वैल्यू डिस्क्रीट ही नहीं होती. हर बार जो गिवन रहता है डेटा में वो कभी कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है. कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं? ये वाली 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. तो when you are given a continuous series, so at that time it's very difficult to plot a graph. How? Let us see. Now let us see that suppose if it is given 40 to 50, 50 to 60 and अभी तक मेरी क्या हैबिट है कि 40 का यहाँ पे, 50 का यहाँ पे, 60 का यहाँ पे, या फिर 40 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, कुछ तो करूंगा मैं. तो मैं 40 to 50 इस पूरे को कैसे प्लॉट करूंगा, या 40 to 50 यदि यहाँ पे है तो इस पूरे को कैसे प्लॉट करूं. यदि सिर्फ 40 होता तो मैं 40 पे प्लॉट कर देता, सिर्फ 50 होता तो 50 पे प्लॉट कर देता. लेकिन जब ये कंटिन्यूअस 40 to 50 दिया है तो इस पे प्लॉट करना अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो. एक मिनट, 10 कर ले. ओके, सो ये इस पे पॉसिबल नहीं होगा. डिस्क्रीट तो प्रॉब्लम समझे आप? मतलब कंटिन्यूअस सीरीज जब आएगी तो ऐसा कुछ जो 40 पे भी है और ऐसा कुछ जो 50 पे भी है उसको ड्रॉ करना है. सो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का यूज करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. It is a diagrammatic presentation of frequency distribution. Now here comes the term frequency distribution जो हमने सीरीज में देखी थी, टाइप्स ऑफ सीरीज. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज वो कुछ कंटिन्यूअस सीरीज थी ऐसी जिसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वगैरह वो सब देखा था ना. तो दैट इज दैट. सो नाउ टाइप इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या इन कंटिन्यूअस सीरीज का जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसको फ्रीक्वेंसी डायग्राम बोलते हैं. इट्स वेरी इजी. फ्रीक्वेंसी डायग्राम किसको बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ बनाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को फ्रीक्वेंसी डायग्राम बोलेंगे. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. नाउ वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिपीट मिनी टाइम्स. इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू बार बार रिपीट होती है. अब ये क्या लाइन है, ये देखना कई बार किताब में लिखी रहती है और बच्चे सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या लाइन लिखी हुई है. 40 to 50 मार्क्स. अब इसमें 40 to 50 हो सकता है 44. देखो 40 to 50 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? 50. तो 40 to 50 के बीच में तो 10 मार्क्स ही होते सिर्फ. ओके, ये वाली इंक्लूसिव सीरीज है तो इसके अंदर तो नहीं, सॉरी ये एक्सक्लूसिव सीरीज. सो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर ये मान लो 50 स्किप कर दिया आपने तो 10 मार्क्स बचे. 40, 41, 42, 43. इन 10 मार्क्स में 50 स्टूडेंट्स, तो किसी ना किसी बच्चे के मार्क्स तो रिपीट हुए होंगे ना. ऐसा हो सकता है कि 42 मार्क्स 49 बच्चों के, या 50 के 50 बच्चों के 42 मार्क्स हो, ऐसा भी हो सकता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि हर एक मार्क पे 5-5 बच्चे हो, 40 पे 5, 41 पे 5, 42 पे 5, ऐसा भी हो सकता है. सो मतलब ये जो रिपीटेशन है ना, वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है. आप समझे? तो जो क्योंकि वो वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको डायरेक्टली प्लॉट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है ये भी नहीं पता. 40 to 50 रेंज दे दिए. ओके, सो ये प्रॉब्लम होती है जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है. सो इसको हम नॉर्मली अभी तक जो हमने देखा है उससे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट विल नॉट बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा. Now why that will not be a correct representation, that I have already explained, but yet again I will repeat it.
So it cannot be properly represented with the discrete diagrams, because when we are talking about 40 to 50 marks, that means there are many students who must have scored 40 marks, 41 marks, 42, because there are 10 different marks in this range and students are 50. So there must be repetition of some particular marks or even all of them. So that is why we cannot represent it with a one particular thing, and that repetition we do not know. We are not aware about the repetition. So ये वाला प्रॉब्लम इसका आता है, जिसकी वजह से हमको फ्रीक्वेंसी डायग्राम स्टडी करने पड़ते। फ्रीक्वेंसी डायग्राम को स्टडी करने से बेनिफिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डायग्राम को स्टडी करने से बेनिफिट ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं, उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका हमें मिल जाता है। सो ये वो है। इसके तीन टाइप्स, पहला हिस्टोग्राम, दूसरा पॉलीगॉन और तीसरा ऑब्जेक्ट। अब ये जो हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम से ही पॉलीगॉन रिलेटेड है, और एक और होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। हाँ, वो भी होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, पॉलीगॉन एंड देन कर्व। ये भी एक टाइप, ठीक है। पॉलीगॉन अलग, कर्व अलग। हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और कर्व ये रिलेटेड है, क्योंकि पॉलीगॉन और कर्व बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो ये तो रिलेटेड है। ऑग्यू एक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखेंगे। इसमें मोर देन और लेस देन वाले ग्राफ बनाए जाते। मोर देन और लेस देन वाली सीरीज भी हमने देखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स में ही थी। ओके, जिसमें कि स्टार्टिंग वाली रेंज नहीं होती और लास्ट वाली रेंज नहीं होती, तो दोनों साइड से वो सीरीज ओपन होती है, less than and more than. If you have not seen the previous videos and you are not aware about that, please go back and see the series of more than and less. Okay, so within the frequency distribution वाला tab वो है। Okay, so ये तीन है। We will start with the histogram। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी आ गई है, so I just go back and put my dustbin back. Okay. Okay. So I have emptied my dustbin in that. It's a nice thing. You should also use that. Okay. So histogram can start. Now, what is histogram? First thing, graphical presentation of frequency distribution. ये तो common है. Graphical presentation of frequency distribution of continuous series. क्योंकि ये बात ही फ्रीक्वेंसी डायग्राम की हो रही है, so उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो सिंपल है, ये अभी अपन ने देखा। देन इसमें हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू कौन सी, जो वैरी हो रहे हैं। अब यहां पे कौन सा वेरिएबल है, ये मार्क्स, हर बच्चे के अलग अलग। ओके, सो 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इसको प्लॉट किया जाएगा कहां पे, एक्स एक्सिस। और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने स्टूडेंट्स ने उस रेंज में स्कोर किया है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स का वैल्यू और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू, ये चीज यहां पे की जाती है। देन width of the bar is equal to width of the class interval। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये 40 to 50 क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो ये जो width है वो क्लास इंटरवल की इस पे डिपेंड करती है कि ये इसकी लेंथ कितनी है, उस पे डिपेंड करता है कि उस बार की विड्थ क्या हो। ओके, विड्थ क्या हो। देन हाइट ऑफ बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। वो जो बार बनाते हैं उस बार का हाइट फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो 50 है तो ऊपर तक चला जाएगा, 40 to 50 वहां तक रहेगा। बना के बताता हूं। ओके, एक मिनट बना के बताता हूं। ये इस टाइप से यहाँ पे ग्राफ मैंने थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन वो दिख रहा है कैमरे में तो कोई इशू नहीं आएगा। 40 to 50 की वैल्यू 50 है, सो मैंने क्या किया, 30 और 50 के बीच में 40 है, ये 40 से 50 तक 50 हाइट का एक बार बना दिया, और फिर 50 से 60 तक एक 40 का है, ये देखो, ये 40 का, ये 50 का और ये 20।
इनकी सबकी विड्थ अभी कॉमन है, विड्थ कॉमन या एक जैसी क्यों है? क्योंकि ये है इक्वल क्लास इंटरवल। समझ में आया? क्लास इंटरवल्स इक्वल है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 10 का ही क्लास इंटरवल तीनों में चल रहा है, इसीलिए वो ग्राफ की विड्थ एक जैसी है। अब देखो आप ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये बार को इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन करके लिखा है। ये विड्थ ऑफ द बार को, मैंने बार को ऐसा क्यों लिखा स्पेसिफिकली? इसलिए क्योंकि इसको बार नहीं कहना है। आप देखना वीडियो में पहले से ही ऐसा लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमा, इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि बार को ऐसे नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है रेक्टेंगल। सिर्फ रेक्टेंगल बताने से याद नहीं रहता, इसीलिए पहले बार लिखा, समझाया, और अब बता रहा हूं कि बार को रेक्टेंगल लिखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये जो हिस्टोग्राम है इट इज टू डायमेंशनल। इट इज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कैसे? मतलब इसकी जो विड्थ है वो भी कुछ बता रही है और इसकी जो हाइट है वो भी कुछ बता रही है। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों ही चीजें कुछ ना कुछ बता रही है। लेकिन जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तब सिर्फ हाइट से ही मतलब होता है, क्योंकि बार का साइज तो कांस्टेंट रहता है, हमने पढ़ा था, इसीलिए उसको बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर कोई बार होगा नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी ये हो गया क्लास इक्वल क्लास इंटरवल वाला, और एक और टाइप इसका जो हिस्टोग्राम का दूसरा है दैट इज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल को समझने के लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में डिफरेंट कैसे आ सकता है। हो सकता है कि यहां पे दिया हो 72, 90 and value is maybe say again 20, फिर से ओके। देखो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं रहा जो पहले था। अब देखो यहां पे जरा एक बार फिर से, एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स अभी वैसे ही है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज अभी वैसे ही है, width of the rectangle is equal to width of the class interval, यानी कि यहाँ पे जो 10 10 की चल रही है अब 10 की नहीं चल पाएगी। अब जो अगली width आएगी वो 20 की होनी चाहिए। जो बार है वो 10 नहीं, वो 20 स्ट्रेंथ पे या 20 लेंथ पे width में आना चाहिए, सॉरी 20 की width पे आना चाहिए। 70 से 90 तक चलेगा, 70 से 80 पे नहीं रुक जाएगा, अब 70 से 90 पे चलेगा। तो विड्थ भी कुछ बता रही है और हाइट तो बताती ही है फ्रीक्वेंसी। बार डायग्राम में क्या होता है? बार डायग्राम में एक जैसा बनाना होता है, बस ये हर सबका साइज सेम है, दूर दूर बनाओ, एक जैसा बनाओ। ऐसा ये जो है ना, ये अभी जैसे हो गया, गलती से हो गया, लेकिन आपको ऐसा बार डायग्राम नहीं दिखेगा कि इसका और इसका एक जैसा है और ये अचानक से बीच में बड़ा बार आ गया, एकदम ऐसा नहीं दिखेगा। कांस्टेंट बार रहते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर, ये देखिए एक दूसरे को मिलते हैं, लेफ्ट एक का लेफ्ट दूसरे के राइट से, ऐसा लेफ्ट टू राइट वो मिले हुए रहते हैं दूसरे से। सो ये बार डायग्राम से डिफरेंट है, इसको बार डायग्राम से कंपेयर मत कर। ठीक, तो ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे, बार क्यों नहीं बोलेंगे। इसीलिए रेक्टेंगल बोलेंगे क्योंकि उसकी विड्थ चेंज हो रही है। वो वहां पे बार था, एक जैसा रहता था, इसलिए उसको चेंज नहीं करते थे, सिर्फ हाइट दिखा था, वो वन डायमेंशनल था। बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल, सिर्फ हाइट से ही पता लगता है। लेकिन जो हिस्टोग्राम है इट इज टू डायमेंशनल, इसमें विड्थ से भी पता लग रहा है कुछ और हाइट से भी पता लग रहा है कुछ। दूसरी चीज, इसमें रेक्टेंगल्स का मीट होना जरूरी है, रेक्टेंगल्स का मीट होना जरूरी है। तो अभी तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल में बार डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। ओके, सो क्लास, जब
अनइक्वल इंटरवल्स होंगे तब क्या करें। अभी जैसे कि हमने कहा कि ये 70 टू 90, मान लो इसका मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी 100 है, मतलब 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 70 टू 90 के बीच में आए। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, अब 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 में तो इस रेक्टेंगल का विड्थ सेम था, लेकिन 70 टू 90 में इस रेक्टेंगल का विड्थ बदल जाएगा, अब 70 से लेके 90 तक चलेगा। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि 70 से 90 तक चलना है, लेकिन 70 से 90 तक इसकी हाइट क्या रखेंगे? क्या 70 से 90 तक 100 हाइट रख दूं क्या मैं? तो 70 से 90 तक 100 हाइट नहीं रखनी। जब भी कभी अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तब सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो आप ये फाइंड करें कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल कितना है। क्या फाइंड करना है आपको? लोवेस्ट क्लास इंटरवल। इस केस में लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्या है? देखो 40 टू 50 10 क्लास इंटरवल, इसका है 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका 20। तो लोवेस्ट क्लास इंटरवल इस क्वेश्चन में है 10। इसका अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये अलग है, ये सबसे अलग हो गया। तो इस एडजस्टमेंट फैक्टर को हमको ये देखना है कि इसका क्लास इंटरवल कितना है। इसका 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2। तो क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ अलग है, वो सॉरी इसका क्लास इंटरवल अलग है, तो इसके क्लास इंटरवल को निकालने के लिए हमको क्या करना है? इसका क्लास इंटरवल कितना है? 90 माइनस 70 इज 20 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल दैट इज 10 इज इक्वल टू 2। तो अब सेकेंड चीज में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, सेकेंड स्टेप में ये वाला एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला नोट कर लो। एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला आपने ये नीचे से हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एडजस्टमेंट फैक्टर आपने क्या किया, मतलब जब जब भी कभी ऐसा हो कि वहां फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो रही है, मान लो ऐसा हो गया कि 70 टू 75 ही हुआ, ठीक है, तो आपने क्या किया? लोवेस्ट क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग या तो आपने बाकी के चेंज कर लिए या लोवेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया। जैसे 5 बाय से इसका क्लास इंटरवल कितना है? 20, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, उसमें क्या होगा? 70 टू 75 में इसका क्लास इंटरवल कितना है? 5, और लोवेस्ट भी क्या है? 5, तो 5 टू 5 100। ये जो हो गया है, ये आपको करने के लिए इसको यहां पे ड्रॉ करते वक्त काम है। तो जब इसकी हम बात करते हैं, अब आपके पास एक वैल्यू आ गई 2। नाउ दिस 2 इज द एडजस्टमेंट फैक्टर, व्हाट वी हैव टू डू इट हियर। इसको, इस 2 को एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना है, और इस 2 को एडजस्टमेंट फैक्टर बना के हमको क्या करना है? 100 को डिवाइड करना है 2 से। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला अप्लाई किया। थर्ड स्टेप इज जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपको, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। थर्ड स्टेप क्या किया? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 डिवाइडेड बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर, जो भी इससे निकल के आएगा वो एडजस्टमेंट फैक्टर से आपने निकाला, डिवाइडेड बाय 2, 100 बाय 2 इज 50। तो अब आप यहां पे 50 पे प्लॉट करेंगे उस ग्राफ को डबल। समझ आया? मेरी बात स्क्रीनशॉट ले लो। आपने क्या किया? इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर। तो ओरिजिनल को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 50। अब 50 आंसर आया तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे 50 पे इसको ग्राफ प्लॉट कर। तो मैं क्या करूंगा? 70 टू 90 स्ट्रेट लाइन आ जाए, 50 यहाँ पे है, 70 टू 90,
समझ आया ये तो वीडियो सब हाँ चलो। सो 50 ये आपने 70 to 90। अब आप देखो ये ग्राफ का साइज हो गया बड़ा, ठीक है। एक बार फिर से शॉर्ट में एक बार फिर से देख लो, इसको सबको मिटा देते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल, चलो मान लो एक और है, एक और इसमें एग्जांपल ऐड कर देते हैं कि देयर इज वन मोर विच इज से 90 to 95, एक और। अब 90 to 95 है, इसकी भी वैल्यू से समवेयर 50 है, मान लो ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये कौन सा वाली की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें आपको क्या करना है, फिर वही सबसे पहला काम, लोवेस्ट क्लास इंटरवल। क्या है लोवेस्ट क्लास इंटरवल? 5। लोवेस्ट क्लास इंटरवल 5 है। एडजस्टमेंट फैक्टर हर किसी का अलग अलग बनेगा। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका क्लास इंटरवल कितना है 40 to 50, 10। लोवेस्ट क्लास इंटरवल है 5, 10/5 मतलब 2। ये भी 10/5 मतलब 2, ये भी 10/5 मतलब 2। ये 20/5, 70 to 90, 20/5 मतलब 4। ये 10/5 है, ये 10/5 है और ये 20, ये तो 5/5 है, तो ये बढ़, ये एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को अब आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, सोलर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कि कितनी बनेगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 2, एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर, 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 1। अब ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा कि ये 25, ये 20, ये 10, ये 25 और ये जो ग्राफ अब पूरा नए सिरे से ग्राफ बनेगा। आपने काम किया और नए सिरे से ग्राफ बना लिया। अब क्या करेंगे, 40 to 50 का कितना है, 40 to 50 का है 25, तो यहां कहीं आएगा, तो 40 to 50 का 25। फिर 50 to 60 का 20, तो 50 मतलब एक ग्राफ पहले स्केल से बना देता हूँ वरना कंफ्यूज नहीं होगा। 25 तक यहाँ कहीं आएगा, 25 तक बना दिया। अगला ग्राफ जा रहा है 20 पे, तो 50 का ग्राफ आ रहा है 20 तक, ये देख लिया। 60 to 70, 50 to 60 तो आ गया, 60 to 70 आ रहा है 10 पे, तो 60 to 70 आ रहा है 10 पे, यहाँ बना लिया। फिर 70 to 90 जा रहा है फिर से 25 पे, 70 से 95 फिर से जा रहा है 25। अब 90 to 95 जा रहा है 50 पे, तो 90 to 95 जा रहा है 50 पे, 95, ये चीज 50 तक फिर से जा रही है। ये बन गया आपका। दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। ये अब देखो लास्ट वाला छोटा हो गया, 5 का 50 तक गया, बाकी सारे फैल गए। ये वाला बड़ा है, 20 का है। तो मतलब ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना, ये एडजस्टमेंट फैक्टर इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। ये थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है कि जब कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब उसको ठीक से लिखेंगे। इसको रिपीट करके एक बार देखें, कुछ नहीं करना। अनइक्वल वाले में जो क्वेश्चन दिया है वहां पे एडजस्टमेंट फैक्टर आपको निकालना है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि हर क्लास इंटरवल को डिवाइड करें लोवेस्ट क्लास इंटरवल से। तो लोवेस्ट क्लास इंटरवल इस केस में 5 आया, तो सबको डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। समझ में आया? ये है आपका हिस्टोग्राम बनाने का तरीका। अब हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बनाने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। इसके सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, मतलब ये इनका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट
ये इसका मिड पॉइंट और ये जब इन मिड पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन किया जाएगा, इन मिड पॉइंट्स को जब स्केल से ज्वाइन किया जाएगा, इधर 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 इस टाइप से जब स्केल से ज्वाइन किया जाएगा और इसको हाफ ऑफ द वैल्यू यहां तक एक्सटेंड करके इधर निकाल दिया जाएगा और इसको भी हाफ ऑफ द वैल्यू पे एक्सटेंड करके, मतलब ये जब ऐसे ग्राफ बनाया जाएगा स्ट्रेट लाइन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन से जब जो ग्राफ बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसी ग्राफ को जब फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे तो पॉलीगॉन, और कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व यदि फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। यदि इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे सारे मिड पॉइंट्स को, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो पॉलीगॉन बन जाता है। आपको क्वेश्चन में यदि मिड पॉइंट्स ही दिए हैं तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट्स पे पॉइंट पॉइंट लगा दो, उससे डायरेक्टली पॉलीगॉन भी बन सकता है। ठीक, तो ये चीज है, इसको एक बार चाहे तो थोड़ा डिटेल में और भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हिस्टोग्राम में थैंक यू। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो दोनों हिस्टोग्राम से डायरेक्टली रिलेटेड है, और अभी हमने ताजा हिस्टोग्राम पढ़ा है तो बेटर है कि हम इसको यहीं पे देख लें। ओके, सो अब आपने हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम में आपने क्या किया, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए था। हिस्टोग्राम के जितने भी रेक्टेंगल्स बने वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। अब इन हिस्टोग्राम की हेल्प से, और इनके जो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कुछ वैरी भी हो सकता है, जैसे कि ये तो सेम साइज के बने हुए हैं, लेकिन मान लो कभी कोई ऐसा भी हो सकता है हिस्टोग्राम कि जो वैरी कर रहा हो, एक्सटेंडेड लेंथ का हो, वो ज्यादा डिस्टेंस पे बनाया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि वो कंप्लीट होना चाहिए ना, तो ये कुछ फायदा है। तो ये ऐसा कुछ हिस्टोग्राम रहता है जिसमें अलग अलग विड्थ भी होती है। ठीक, सो ये वाला हिस्टोग्राम हमारे पास है। अब इस हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारे मिड पॉइंट्स को लोकेट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इन सभी रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। एक रह गया, इन मिड पॉइंट्स को लोकेट करना। देखो पहले है क्या, देखो बाय जॉइनिंग ऑल द मिड पॉइंट्स एट टॉप ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के टॉप पे, हिस्टोग्राम के जितने भी रेक्टेंगल्स हैं सभी के टॉप के ऊपर जितने मिड पॉइंट्स हैं उन सारे ही मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग से कुछ नहीं है, वो हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। ज्वाइन विथ अ स्केल और स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन स्केल से ज्वाइन किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन स्केल से ज्वाइन करेंगे सभी के सभी मिड पॉइंट्स को। स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो स्केल तो यूज करनी पड़ेगी। मतलब ये सभी मिड पॉइंट्स को सेंटर, जो मिड पॉइंट्स का रेक्टेंगल के टॉप का जो मिड पॉइंट था, उन मिड पॉइंट्स को सबको ऐड करेंगे। अब क्या है,
ये पॉइंट इधर भी एक्सटेंड करना है, ये पॉइंट इधर भी एक्सटेंड करना है। उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो रेक्टेंगल है ना पहला वाला, इसका आधा, यानी कि इफ दिस इंटरवल इज 10 तो 10 का आधा 5, इतना ही यहाँ पे लेंगे। मतलब यदि ये यहाँ से यहाँ पे इतना है तो हमको इतना यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है तो हमको इतना ही आगे लेना है। तो ये पॉइंट्स को आधे आधे एक्सटेंड कर, ये यहाँ पे और ये क्या किया, इसका जो आधा था इतना आगे एक्सटेंड करके इसको इधर ऐड कर दिया, और इसका जो आधा था उसको आगे एक्सटेंड करके इधर ऐड कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का तरीका, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक पॉइंट क्या है, एरिया अंडर कर्व इज द सेम, मतलब जो हिस्टोग्राम के अंदर का एरिया है ना वो और इस कर्व के अंदर का एरिया सेम। कैसे, आप तो बोलोगे सर ये तो यहां बाहर जा रहा है, ये तो यहां बाहर जा रहा है, तो फिर देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला अभी जितने को कलर किया, एक छोटा सा यहां भी है, छोटा सा यहां भी है, यहां, फिर वैसे ही ये, और ये जो मैंने मार्क किया है, ये वो एरिया मार्क किया है जो हिस्टोग्राम का तो है लेकिन इस पॉलीगॉन के अंदर में नहीं आ रहा। हिस्टोग्राम का हिस्सा लेकिन पॉलीगॉन के अंदर में नहीं आ रहा। तो इनको कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरे ट्रायंगल रहते हैं, जैसे ये इससे कॉम्पेंसेट हो जाएगा, 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 है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर कुछ ऐसा एरिया भी तो है जो एरिया हिस्टोग्राम में नहीं है। मतलब देखो हिस्टोग्राम ये जा रहा है लेकिन ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल हिस्टोग्राम में तो नहीं है पर पॉलीगॉन में है, ये वाला ट्रायंगल पॉलीगॉन में नहीं है पर हिस्टोग्राम में है। तो ये ऐसा एक एक करके एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, और इस आखिरी वाले के लिए हम इसको लास्ट में एक्सटेंड करते हैं, तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से ऐसा करके वो एरिया इनका कॉमन होता है। ठीक है, तो एरिया सेम रहता है। क्या ध्यान रखना है, आप कैसे सर कंफ्यूज हो गए, सर क्या बता दिया, समझ नहीं आया। समझने का कुछ नहीं है, कुछ जब आप ये पॉलीगॉन बनाओगे हिस्टोग्राम के साथ तो आपको कुछ ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे जो ट्रायंगल हिस्टोग्राम में है पर पॉलीगॉन में नहीं है, कुछ ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे जो पॉलीगॉन में है पर हिस्टोग्राम में नहीं है। तो उन दोनों को जब आपस में आप सेट करेंगे तो वो एरिया सेम ही निकलेगा। ठीक, तो ये आगे एक्सटेंड करना है, जो भी लास्ट वाला है उससे आधा और इधर जो फर्स्ट वाला है उससे आधा, इस तरह। मल्टीपल पॉलीगॉन आर पॉसिबल ऑन सिंगल ग्राफ बट मल्टीपल हिस्टोग्राम आर नॉट। एक ही ग्राफ के ऊपर अलग अलग पॉलीगॉन बनाए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है, अलग अलग मिड पॉइंट्स पे मैंने एक ऐसा पॉलीगॉन बनाया, सॉरी ये कर्व में बना दिया है, कर्व में नहीं बना, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। दूसरा पॉलीगॉन बनाना है तो वो भी मैं बना सकता हूं। पॉलीगॉन अलग अलग बन सकते हैं तो कंपैरिजन में फायदा है, लेकिन हिस्टोग्राम अलग अलग नहीं बन सकते तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। ओके, सो हिस्टोग्राम मल्टीपल नहीं बन सकते, पॉलीगॉन मल्टीपल बन सकते हैं। तो जब भी कभी दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए वी यूज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम के अंदर का एरिया सेम रहता है, वो मैं आपको दिखा चुका हूं अलग अलग ट्रायंगल्स की हेल्प से। ओके, और आपको जब भी कभी कंपेयर करना है देन यू डू नॉट यूज हिस्टोग्राम बट यू गो फॉर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, so this is clear. Now what is frequency curve? What is frequency curve? Now this is very easy. Whenever we talk about any frequency curve, it's very easy. ऐसे देखिए,
थोड़ा अलग एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये भी एक तरीके का हिस्टोग्राम। ओके, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए ये पॉइंट्स लेने हैं वापस से मिड पॉइंट्स, ठीक है। इसका आधा इस तरफ, इससे आधा इस तरफ, और इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना। इसको कैसे ज्वाइन करना है, चलो चेक कर लेता हूं। इसको ज्वाइन करना है फ्री हैंड से। तो तब ये जो फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन जैसा लाना ही नहीं है, कर्व लाना। तो ये जो फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से नहीं, फ्री हैंड से, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि कर्व से फ्री हैंड ज्वाइन किया गया है। और जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन से, तो वो पॉलीगॉन होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला पॉलीगॉन, कर्व वाला फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सेम ही मिड पॉइंट्स यूज होते हैं। बिना हिस्टोग्राम के बनाना हो तो क्या करें, मान लो सपोज हिस्टोग्राम नहीं, अब ये हिस्टोग्राम नहीं हमारे पास, अब हमको बनाना है पॉलीगॉन, तो क्या करें। हिस्टोग्राम कब बनाते हैं, जब कंटिन्यूअस सीरीज हो। अब मान लो दे रखा है आपको 40 to 50, वही वाला एग्जांपल, 50 to 60, 60 to 70, वही एग्जांपल। आपको क्या करना है, हर किसी का मिड पॉइंट लेते हैं। 40 to 50 का मिड पॉइंट क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 45। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो पहला पॉइंट बनेगा 45, दूसरा पॉइंट बनेगा 55 पे, तीसरा पॉइंट बनेगा से 65 पे। इनको सभी को यदि मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व। और यदि इन्हीं को मैं स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देता हूं, तो वो मेरा बन जाएगा पॉलीगॉन। मतलब यदि आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको मिड पॉइंट्स ना दिए हों और आपको बोला गया पॉलीगॉन डायरेक्टली प्लॉट करना है विदाउट प्लॉटिंग अ हिस्टोग्राम, सो आप मिड पॉइंट्स निकालो और डायरेक्टली प्लॉट, ठीक, क्लियर है इतना। तो ये आपका था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व कवर हो गया है। इसका मतलब अब हमारा लास्ट टाइप बचा है इसका, दैट इज ऑब्यूब फॉर लेस देन एंड मोर देन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।